की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम और वसअत देगा। चीनी वजीर आजम ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया और इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब से भी खिताब किया। चीनी वजीर आजम के दौरे के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर के MOUs पर भी दस्तखत हुए हैं और इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान। उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। और आज तो बड़ी अच्छी नवीद हमारे सामने है SCO की, गालिबन उसके बारे में ही आप गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जी बिल्कुल, और बताइएगा, पहले हम SCO पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले वजीर आजम जो चीनी वजीर आजम ली चियांग, उनका दौरे पाकिस्तान, उसके ऊपर बात करते हैं। कितनी अहमियत का हामिल है? आपको क्या लगता है कि उनके इस दौरे से क्या पैगाम गया है? जी, बायलैटरल रिलेशंस हमारे पाकिस्तान के और चाइना के तो वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। और उसके लिए यही एक जुमला काफी है जो हमेशा से गर्दाना जाता है, और जुमला है कि पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, स्टील से मजबूत और शहद से मीठी। तो हमारी तो शुरू से उनके साथ अच्छी रिलेशंस हैं। सिर्फ ये है कि कभी CPEC के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत हचकोले आ गए थे पिछले दौर में, तो वो अभी हचकोले खत्म हो जाएंगे उनके इस आने से, बल्कि हो गए हैं। और आपने देख ही लिया कि जो गवादर एयरपोर्ट को जो ग्रांट की शक्ल में बनाया गया, पाकिस्तान को उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, और वो उसका इफ्तिताह भी हो गया। और गवादर एयरपोर्ट की एक अपनी अफादियत है। ये वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट की लैंडिंग का स्ट्रिप है, और दुनिया के बहुत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ इसको लेस किया गया है, इसको बनाया गया है। और इसकी अफादियत कनेक्टिविटी में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट कर रहा है। और चीन ने पंजराब टॉप, जो हमारा बॉर्डर है चीन के साथ, उसके साथ ही तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर एक और ऐसा ही उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, जो कनेक्टिविटी के लिहाज से गवादर हब के तौर पर इस्तेमाल होगा। मुख्तसरन बात यह है कि पाकिस्तान के इंटरनल ट्रेड में भी फायदा होगा, इसमें कोई तकरीबन 55% के करीब बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी के लिहाज से पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को भी इसमें फायदा होगा, इंपोर्टर्स को भी फायदा होगा। तो ये एक बहुत एक अच्छी पेशरफ्त है वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए। 1 मिलियन के करीब यहाँ पैसेंजर भी ऑपरेट होंगे एनुअली, और प्लस तकरीबन 3000 अफराद को जॉब मिल रही है। यानी इसका इफ्तिताह हो गया है, मतलब ये शुरू हो गया है। तो एक तो ये हो गया। और बायलैट के लिहाज से कोई 17 के करीब MOU साइन हुए हैं मुख्तलिफ शोबाजात में। जी, मुख्तलिफ शोबाजात में। और अब असल और अच्छी बात और जो बड़ी मस्बत बात नजर आ रही है कि जो MOUs पहले भी साइन हुए हैं, उसके लिए इन्होंने एक मजीद कमेटी बना दी है, वर्किंग ग्रुप बना दिया है, और उन MOUs को एग्रीमेंट्स में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि फेज 2 का आगाज हो गया CPEC का, और फेज 2 के आगाज को एक मोमेंटम मिल गई इनके आने से। ली चोंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना के हैं, उनकी तो उस मोमेंटम की वजह से रफ्तार तेज हो जाएगी। और हम ये कहते रहे हैं पहले से, और सारे लोग कहते रहे हैं कि CPEC के सम्राट हमें मिलेंगे जब फेज 2 शुरू होगा। तो उसके सम्राट मिलने का टाइम आ गया है। अहले वतन हमारे जो हैं उनको बस थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये तो चीन के साथ मुआहदे हुए और सारी चीज़ें, ये बहुत ही खुश आइंद है। इसके साथ साथ ये जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की सरबराही पाकिस्तान करने जा रहा है, इट्स एन ऑनर। दुनिया भर से वज़राए मुमलिकत पाकिस्तान आ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस पर क्या कहेंगे? जी, ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, और पाकिस्तान को ये एजाज हासिल हुआ कि इसकी मेजबानी कर रहा है। और यहाँ हजारों की तादाद में मुबसरीन और फॉरनर्स इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो बजाते खुद इस बात की गम्माजी करता है कि जो पहले एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, खासतौर पर हमारे ममालिक जिनसे हमारी राह रस्म ठीक नहीं है, मेरा इशारा इंडिया की तरफ है, तो वो कि ये पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं आना चाहता है। और आप देखिए इस मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में जब ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो इसमें तमाम के तमाम जितने भी सरबराहान आए हैं और जो
दूसरे दो ममालिक के सरबराहान की जगह यानी इंडिया और ईरान में। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब 9 साल बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी तो पाकिस्तान पहुंचे हैं, और ये जो वफ़द आया है भारत से, और कॉन्फ्रेंस जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले तो हमसाया ममालिक की जानिब से हमें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन अब इस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान और भारत के जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? नहीं, जब तक कि मोदी गवर्नमेंट है उसमें सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण सामने नजर आई है, और वो नजर आई है जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन पिछले दिनों में होकर और उसकी अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें कांग्रेस जीत गई है और कांग्रेस ने अपने मंशूर में शामिल कर लिया है कि वो जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था इंडिया ने, उसको दोबारा रिस्टोर कर देंगे। तो वो जब रिस्टोर हो जाती है तो पाकिस्तान की जो मखासमत जो थी सबसे बड़ी वो यही थी कि हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ ज्यादती हो रही थी, उनकी आइडेंटिटी को उनसे मुआहदे के मुख्तलिफ कर दिया गया था, और साथ में अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की खिलाफ वर्जी हो रही थी। अगर वो ठीक हो जाता है तो ये इस वक्त जो दौरा है वो इस किस्म के दौरे जाहिर है एक अच्छी वो इब्तिदा करते हैं आइंदा के लिए। ऑप्टिक्स इसके अच्छे होने चाहिए। दरअसल इंडिया का मसला हमेशा से ये रहा है कि जब भी वो एससीओ के इसमें आते हैं मीटिंग्स में, तो वो इल्जामात और इल्जाम तराशी पर उतर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस दफा बदलती दुनिया में, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स से इंडिया भी पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा, तो फिर होपफुली ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो है ये इजलास कामयाब रहे, इसके अहदाफ जो हैं, मकसद मकासद पूरे करने में तमाम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। अभी हम देखते हैं कि जहां 9 वज़राए आज़म यहाँ मौजूद हैं, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, ये इजलास आपको क्या लगता है दीगर इत्तेहाद जो नेटो के और यूरोपीय यूनियंस के G7 है, G20 है, ऐसे इत्तेहाद जो कुछ मईशत की बुनियाद पर हैं, कुछ सिक्योरिटी की बुनियाद पर हैं, शंघाई कोऑपरेशन आपको किस बुनियाद पर बुनियादी तौर पर लगता है? आप अपने नाज़रीन को मेरा ख्याल है बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ईयू और एससीओ को अगर आप कंपेयर करें तो उसमें ईयू का मकसद उसमें है कि वो टोटल मईशत पर है, जबकि एससीओ का मकसद है कि मईशत, सिक्योरिटी, एंटी नारकोटिक्स, कल्चर और उसके अलावा दीगर और मुख्तलिफ शोबाजात हैं। तो ईयू का उन्होंने हार्मोनाइज करना है, पॉलिसी एक बनानी है, कस्टम यूनियन के तहत कस्टम खत्म कर देना है। एससीयू में क्योंकि बाकी बहुत सारी अमूर हैं, इस लिहाज से उन अमूर पर काफी गौर खौस किया जाता है। तो एक तो ये इसमें मुख्तलिफ बात है। दूसरा ये है कि एससीओ के जो मेंबरान हैं उनकी टोटल इकोनॉमी तकरीबन 24.4 ट्रिलियन के मुताबिक उससे ज्यादा है, और ये 40% दुनिया की आबादी पर मुहित है, और ये 32% जीडीपी इसका कवर करती है। दुनिया की 4 न्यूक्लियर ताकतें इसमें शामिल हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी अफादियत और अहमियत, क्योंकि ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ अभी ड्रिफ्ट होना शुरू हो गई है, और उसके सबब इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। नेटो का जहां तक ताल्लुक है, नेटो फकत और फकत अस्करी अलायंस है, यानी कि डिफेंस अलायंस है, और जिसमें आर्टिकल 51 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का आर्टिकल 51 के तहत उसको बनाया गया था। और उसमें यह है कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो नेटो के जो चार्टर है उसके आर्टिकल 17 के मुताबिक अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो तमाम मुल्क पर हमला समझा जाता है। जबकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है, जो आगे जाके मैं अपना तज्जिया दे सकता हूँ कि जो दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं बतदरीज, खास तौर पर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर, तो उन हालात के सबब आगे जाके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मजबूर हो जाएगा ये सोचने पर कि वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत अपनी अस्करी क़ुव्वत को इसी लिहाज से मिन्हा करें, ताकि दूसरे इलाके के यानी कि जो ग्लोबल वेस्ट के लोग हैं या कंट्रीज हैं, या जो यूनिपोलर से के कंट्री हैं, वो कहीं मल्टीपोलर कंट्रीज पर हमला या उनकी तरफ मैली आंख से ना देख सके। ये आगे जाके मैंने फ्यूचरिस्टिक बात की है, और जो एससीओ बनाई गई है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और के चैप्टर 8 के तहत बनाई गई है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया,
जैसे गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो सर इसके साथ साथ जिस तरह से कल भी बात यही हो रही थी, ताउला तार साहब भी ये कह रहे थे कि अब ख्वाहिश यही है कि G20 जो है उसका इजलास भी पाकिस्तान में कराया जाए, तो शंघाई ताउन तंजीम की इस तरह से सरबराही करने से, होस्ट करने से पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा मिल सकता है, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इसके बाद ब्रिक्स की रुकनीत भी जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी, क्योंकि 22 अक्टूबर से ब्रिक्स का इजलास भी रूस में होने जा रहा है? जी हाँ, पाकिस्तान ने अप्लाई किया हुआ है उसके लिए। ये देखें, जितने भी मल्टीलैटरल फोरम है, और खास तौर पर ब्रिक्स की भी, अगर आप ब्रिक्स की भी बात करते हैं, G20 की भी बात करते हैं, तो उसकी जब भी पाकिस्तान की उसकी किसी लिहाज से भी अगर वो लिंक बनता है, चाहे वो मेंबरशिप के जरिए, चाहे ऑब्जर्वर के जरिए, चाहे उसको होस्ट करने के जरिए, तो कोई भी मुल्क हो, तो मल्टीलैटरलिज्म के तरफ जो मुल्क ज्यादा अपना इनिशिएटिव लेता है, उसकी इमेज में बड़ा फर्क पड़ता है। उसको दूसरे मफादात जो होती हैं कि जितने भी बाय प्रोडक्ट हैं मल्टीलैटरल फोरम के, वो जो मल्टीलैटरल फोरम के जितने भी बाय प्रोडक्ट हैं वो बायलैटरल रिलेशंस में तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एम्बेडेड फीचर है उसके में कि उसमें आपस में भी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कंट्रीज के, उसको बढ़ाया जाए। इसी तरह ब्रिक्स, इसी तरह G20, इसी तरह आसियान, तो इन तमाम के मफादात और जो कंट्री होस्ट इसको करता है, क्योंकि उसके इमेज में फर्क पड़ता है, इमेज बढ़ता है। तो जो आप देख लें कि पाकिस्तान में कल तक सिक्योरिटी एडवाइजरीज मुख्तलिफ कंट्रीज की ये थी कि पाकिस्तान में नहीं आओ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हाई है और उसको इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा, और मुख्तलिफ मुल्क ममालिक की मुख्तलिफ सिक्योरिटी एडवाइजरी थी पाकिस्तान आने के लिए। लेकिन इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के बाद आप देखेंगे कि वो सिक्योरिटी के जो एडवाइजरी मुख्तलिफ मुल्कों ने दिए हैं, जो उनका हक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मदम होना शुरू हो जाएंगे या खत्म होना शुरू हो जाएंगे। लोगों की रेल पे आने की, विजिटर्स की बढ़ना शुरू हो जाएगी। सिर्फ वतन अजीज के हमारे जो अकाबरीन है, उनको अब एक पे चीज पर तवज्जो देनी होगी, और वो है सिक्योरिटी को अपने मजबूत रखना होगा। अगर सिक्योरिटी को मजबूत न रखा तो ये मामला फिर हमारे हाथ से स्लिप हो सकता है। और हमें बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने एक पूरा खाका खींच दिया है और तफसीली तौर पर